Hello students, today we will discuss the Rutherford experiment and its observation result. क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं जिनके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे R0 is the distance of the closest approach R0 and B is the impact parameter। इनके बारे में बात करेंगे, ये हमारा आज का लेक्चर का मकसद है। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड मॉडल का जो पहला जो आउटकम्स है, जो फैक्ट है, वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यहां पर एक मैं एटम दिखाया हूं, इस या न्यूक्लियस दिखाया हूं, है ना। ये न्यूक्लियस है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और इसका एक पोटेंशियल फील्ड दिखाया हूं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इसके पोटेंशियल बैरियर के बाहर या पोटेंशियल फील्ड के बाहर तो सीधा निकल जाते हैं। तो इसी बेसिस पे पहला कंक्लूजन क्या होगा, द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल। क्योंकि आपको मालूम है कि रदरफोर्ड ने जो सोने की पतली सी चद्दर के ऊपर जिसका जो थिकनेस काफ़ी माइक्रोन में था, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। तो द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बहुत यानी मेजॉरिटी नंबर, बहुत ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाते हैं। द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, सो the most of the space within atom must be empty। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई स्टूडेंट कि इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो बिना डेविएशन के, बिना किसी इंटरेक्शन फोर्स के सीधा निकल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो उसके पोटेंशियल फील्ड के बाहर है। द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, सो द मोस्ट ऑफ द स्फीयर विद इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी। यानी एटम का जो मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, यानी उसका टोटल जो मास है, द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस यहां पर सेंटर, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो पहला कंक्लूजन ये निकला। सेकेंड कंक्लूजन स्टूडेंट ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सीधे टारगेट से इंसिडेंट होते हैं, उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाते हैं। इसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट किया, तो सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स moves towards the center of target atom, then alpha particles is reversed back along the same direction, यानी कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल तो जो इस एटम के सेंटर पार्ट से इंसिडेंट होते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुए उसी डायरेक्शन रिटर्न हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब यह होता है, इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ
स्कैटरिंग, यानी जो उसी डायरेक्शन में उनके लिए एंगल और जो स्कैटरिंग एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। तो टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग और अल्फा पार्टिकल, तो देन रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? द ऑल चार्ज एंड मास ऑफ द एटम is concentrated in a small region, in a very small region, and this region is known as the nucleus of the atom. तो न्यूक्लियस का जो स्टार्टअप है वो रदरफोर्ड मॉडल से ही होता है, यानी बहुत सारे ऐसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे एटम का 99.99% द होल मास ऑफ द एटम इज द कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, एंड दिस स्मॉल रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज द अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर, एंड इट इज नोन एज द 1 फर्मी। तो सेकेंड कंक्लूजन ये निकला। थर्ड क्या है देखिए स्टूडेंट, उसको भी लिख देते हैं, फिर हम लोग R0 और B0 को स्टडी करते हैं। थर्ड कंक्लूजन ये है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द न्यूक्लियस इज surrounded by a cloud of electrons, यानी आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, बादल टाइप का एक रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है कि वहां एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां मिलेगा। तो उसी बात को है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर द टोटल number of negative charge, that means electrons, negative charges is equal of total number of positive charges on the atom, on the nucleus. So atom is electrically neutral. तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बेसिस पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बना। पहला क्या है कि मैक्सिमम द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the gold foil, so the most of the space within the atom must be end, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है जो यूं ही निकल जा रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब यह हुआ कि एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होता है, खाली होता है। उसके बाद सेकंड ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा आपके एटम के सेंटर से इंसिडेंट कर रहे हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टारगेट एटम, देन अल्फा पार्टिकल द रिवर्स बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, यानी फिर से रिटर्न उसी डायरेक्शन में, यानी मैक्सिमम इसका स्कैटरिंग हो रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल, द ऑल चार्जेस एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, एंड दिस स्मॉल रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और जो एटम जो होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने पॉजिटिव। तो दैट मीन्स द एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब स्टूडेंट हम लोग इन 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टडी करते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग आर नॉट के बारे में जानते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आर नॉट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आर नॉट। तो यहां हेडिंग डाल लेते हैं अपन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर नॉट से। इसका क्या इंपॉर्टेंस है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच टू डिटरमाइन द न्यूक्लियर साइज ऑफ द मटेरियल। न्यूक्लियर साइज ऑफ मटेरियल, यानी इसके हेल्प से आप उसके न्यूक्लियर साइज को डिटरमाइन कर सकते हो, द एस्टिमेशन ऑफ द न्यूक्लियर साइज। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं पहले। व्हाट इज द आर नॉट। आर नॉट की डेफिनेशन मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं फिर भी लिख देता हूं, चलिए एग्जाम में आ सकता है। आर नॉट द मिनिमम डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस from the nucleus, the minimum distance from the nucleus, the minimum distance from the nucleus where the kinetic energy of alpha particles becomes zero। यानी आपका एक ऐसा डिस्टेंस, न्यूक्लियस से एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर जो टारगेट पार्टिकल जो बम्बार्डमेंट हो रहा है इसके ऊपर, उस पॉइंट पे जाकर उसका फाइनल स्पीड जीरो हो जाता है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स जीरो। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका होता क्या, देखिए इसका मैं मैथमेटिक्स बताता हूं, बहुत सिंपल है। ये देखिए, मैं कुछ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टारगेट मटेरियल, सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर से इंसिडेंट होते हैं तो उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल, तो व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचेस द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो तब क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी गेट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे वो नजदीक आएगा इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड क्यों कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल जो आयोनाइज्ड है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा, तो इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट टू द फोर्स ऑफ द रिपल्सन। तो वो जो वर्क डन होगा, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो होगा क्या स्टूडेंट, कि जैसे जैसे ये देखिए, ये आपका ये न्यूक्लियस है और ये पॉइंट है। जैसे यहां पर आया, ये यहां से चला, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 12 mv²। और ये यहां पर जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां पर इसकी फाइनल स्पीड जीरो हो गई। यानी ये इसका ऐसा ये पोटेंशियल फील्ड है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इट इज द आर नॉट। यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स द होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर टाइप ऑफ द एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस पॉइंट पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है। तो फॉर्मूला क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, और दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले 12 mv² था, फिर जीरो हो गया, यानी 12 mv² माइनस जीरो। और यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ रहा है अल्फा पार्टिकल को अगेंस्ट टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, अगेंस्ट टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन आपको दिखेगा appears in form of
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0, और इस पर चार्ज है Ze, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2e, 2 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2, तो Q1 की जगह 2e, Q2 की जगह आपका Ze, और ये जो डिस्टेंस है, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच R0। तो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 12mv² इक्वल्स टू, ये हो गया 2Ze² R0। मुझे R0 की वैल्यू चाहिए, तो R0 इज 2Ze²/4πε0, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मैं K लिख देता हूँ, इसमें Z की वैल्यू रखो, जो गोल्ड फॉइल है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इन तमाम चीज़ों की वैल्यू रखोगे, देन R0 इज द 43 FM। FM को होता है फर्मी, और 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, विच इज द अप्रोक्सीमेशन रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यानी दैट मीन्स अब इससे क्या डिसाइड हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर। टारगेट न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, एंड जो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी, इससे डिसाइड होगा कि कितनी दूर जाकर उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकम 0, एंड दिस मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो आता 43 फर्मी आता है, तो कुछ ज्यादा आ रहा है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच? विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच वी कैन डिटरमाइन द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसका रेडियस कितना है वो हम पता लगा सकते हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। अब हम लोग आते हैं इंपैक्ट पैरामीटर की ओर चलते हैं। किस पर मूव करेंगे? वी विल मूव द इंपैक्ट पैरामीटर। द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसको मैं मिटा देता हूं। ये इंपैक्ट पैरामीटर, तो पहले तो ये समझ लो कि ये इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ वी विल डिस्कस द इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। देखिए, ये आपका एटम हुआ, ये न्यूक्लियस, और ये जो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट किया हूं, ये है इसका, इस एटम का या इसका एक पोटेंशियल फील्ड हुआ। ये इस पोटेंशियल फील्ड के अंदर अगर कोई अल्फा पार्टिकल या कोई टारगेट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एंटर करेगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसका पाथ डेविएट होगा, या तो रिटर्न हो जाएगा या तो विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। तमाम चीजें जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्लियर होता है। यहां पर हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर को स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो पहले हम डिफाइन कर ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंपैक्ट पैरामीटर। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, और ये इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और ये इसका पोटेंशियल फील्ड है ये। और ये देखिए, ये SF2, एक ये, तो इसको B1, B2, BT, ये तो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंपैक्ट पैरामीटर defined as the perpendicular distance between
velocity vector of alpha particle, यानी जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये इसका सेंटर हुआ न्यूक्लियस का, इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और ये आपका यहां से ऐसे कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बी से डिसाइड होगा किसका पाथ कैसा होगा। तो पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ, द इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यानी ये सेंटर ऑफ मास से जो वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है ये कम है ज़्यादा, इससे डिसाइड होगा इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? उसके बाद हम चाहते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी अल्फा पार्टिकल्स या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स इस मटेरियल से इंटरेक्ट या एटम से इंटरेक्ट करने के बाद उसका पाथ कैसा होगा, what is the nature of the trajectory, the shape of the trajectory of scattered alpha particles. The shape of the trajectory of the scattered alpha particle is depend on impact parameter and potential field। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा कम होगा, ये तमाम बातें, ये जो कम या ज़्यादा होगा इट इज़ डिसाइडेड बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल इज द मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, यानी इस न्यूक्लियस से सीधा इंटरेक्ट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा, यानी थीटा मैक्सिमम हो जाएगा 180। इसके थोड़ा ऊपर गया थोड़ा स्केटर्ड हुआ, और ऊपर गया तो सीधा निकल गया। तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो अल्फा पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा, जो इलिप्स बनता है पैराबोला बनता है, किस शेप का बनता है, इट इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल, इज डिपेंड ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड पोटेंशियल फील्ड। ठीक है, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर के ज़्यादा या कम होने से क्या होता है, थोड़ा उसको हम जान लेते हैं। या आपने नोट कर लिया होगा, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आया कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल ऐसा आ रहा है, एक टारगेट न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिसाइड करेगा कि जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे या स्कैटर्ड होंगे या रिवर्स बैक हो जाएंगे। तो अब हम इन तीन बातों को जान लेते हैं कि अब इफ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बी की जो इम्पैक्ट पैरामीटर को जो डिफाइन किया, इम्पैक्ट पैरामीटर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉट θ/2 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इससे डिफाइन किया जाता है, इसके दिया जाता है। तो अब बी, तो पहला पॉइंट ये है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ
इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ये b की वैल्यू ज़्यादा है, ये इतना यहाँ है, यानी ये b की वैल्यू ज़्यादा है, यानी इसके पोटेंशियल फील्ड से बाहर जा रहा है, तो ये यहाँ से जो निकल रहा है इसके पोटेंशियल फील्ड के बाहर, तो ये इस पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन मिनिमम लगेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी तो जो अल्फा पार्टिकल पर जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस होगा वो मिनिमम होगा या नेग्लिजिबल होगा। तो उसी बात को मैं बता रहा हूँ, फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर the repulsion force experienced by alpha particles is very small. यानी अगर b की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कुछ ऐसे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो सीधे निकल जाते हैं। यानी सीधे निकलने का मतलब क्या हुआ कि वो अल्फा पार्टिकल इस एटम के से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सीधा का सीधा निकल जाते हैं। तो लार्ज वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर, द रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, सो दैट the scattered alpha particle, तो सीधा इसको ऐसा लिख दूं, द रिपल्सन फोर्स, यानी फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, देन the angle of scattering of alpha particles is very small. So तो इससे क्या होगा? alpha particles passes almost undeviated या undeflected। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में, अगर b की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी b की वैल्यू को बढ़ा दो, तो ये बढ़ा दिया मतलब ये मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है इसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बाहर निकल रहे हैं, मतलब इस पर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा द लार्ज वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, देन द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेरी स्मॉल, तो द अल्फा पार्टिकल passes almost undeflected। दैट मीन्स द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, सीधा का सीधा निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि अगर b की वैल्यू लार्ज वैल्यू, अब स्मॉल वैल्यू, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, यानी अब ये वैल्यू बढ़ा रहा था, मैं कम कर रहा हूं, यानी ये जो वैल्यू कम हो रहा है, यानी अल्फा पार्टिकल इसके इंटरेक्शन फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो जैसे आएंगे इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा तो वो स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर द फोर्स ऑफ वही रिपल्सन फोर्स experienced by alpha particle will be maximum, so alpha particle is scattered through any angle, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। यानी जैसे जैसे ये इम्पैक्ट पैरामीटर को कम करते जाओगे तो इस पर जो उस अल्फा पार्टिकल पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू बढ़ेगी या उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आएगा तो स्कैटर्ड होगा, यानी वैल्यू बढ़ते जाएगी और कम करते जाए और b की वैल्यू थर्ड नंबर व्हेन b इज इक्वल टू 0,
अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी अब क्या हो रहा है, द अल्फा पार्टिकल इज मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो देन क्या होगा, तब क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, स्कैटर्ड होगा। b इज इक्वल टू 0, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपेंड बाय द अल्फा पार्टिकल, द यहां वेरी स्मॉल क्यों, हाँ मैक्सिमम, हाँ द फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस बाय विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम एफ इज मैक्सिमम, और जब एक्स मैक्सिमम होगा तो इसका अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू मैक्सिमम एंगल, तो इस एंगल ऑफ थीटा स्कैटर्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। तो अगर b 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स the alpha particles is reversed back along the initial path। तो स्टूडेंट, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उस बेसिस पे एक एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया गया, उसके तीन आउटकम्स मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी एक ऐसा डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बिकम्स जीरो, and with the help of the R naught you can determine the nuclear size of the material। and second important fact है रदरफोर्ड मॉडल का, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर से पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन एटम के साथ कैसा हो रहा है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर को बढ़ाते जाए तो मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, सीधा निकल जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे जैसे बी की वैल्यू को कम करते जाए, यानी अल्फा पार्टिकल उस एटम के पोटेंशियल फील्ड के अंदर आता है, तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ने से डिफ्लेक्शन होगा, यानी स्कैटर्ड होगा, और ऐसे कम करते करते उसके सेंटर, यानी अल्फा पार्टिकल उसके एटम के सेंटर पर इंसिडेंट कर रहा है, कोर पार्ट पर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो विदाउट उस कंडीशन में क्या होगा, उस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, कुछ मूवमेंट के लिए वो रुक जाएगा, फिर रिवर्स बैक हो जाएगा अलोंग द सेम इनिशियल पाथ। तो ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पे आपका रदरफोर्ड मॉडल डेवलप किया गया है। और लास्ट में 2 मिनट उसके मॉडल को हम बता देते हैं। उस मॉडल में कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा मिटा के बता देता हूँ। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है, इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, इन तमाम चीज़ों के आधार पर एक मॉडल बना। उस मॉडल में क्या होता है, ये आपका एटम हुआ, इस एटम का जो सेंटर पार्ट ये हुआ, जहाँ पर 99.99% मास यहीं कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसको न्यूक्लियस, छोटे से स्मॉल रीजन में द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में ऐसा रिवॉल्व करते रहते हैं। और चूंकि लोगों के दिमाग में कॉपरनिकस मॉडल का अच्छा इम्पैक्ट था, तो कुछ हमारा कॉपरनिकस मॉडल टाइप का लगता है कि ये आपका सन है और डिफरेंट लेवल पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ कॉपरनिकस मॉडल का इम्पैक्ट है इसमें, रदरफोर्ड मॉडल में। अच्छा, ये बैलेंस कैसे करता है, ये इसका बहुत ईजी है। ये आपका न्यूक्लियस है, प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, लेकिन इसका ये हैवियर मास है और ये लाइटर बॉडी है, तो इसका ये सर्कुलेट होगा। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, Fc। इन दोनों को इक्वेट करो, 1/4πε0। इसका चार्ज है Zd और इस पर चार्ज है E, और ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस R, और ये
Fc होता है m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंड r, ये r स्क्वायर, ये r। तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इम्पैक्ट पैरामीटर, इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, और रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे जो आउटकम्स, जो फैक्ट कंक्लूजन बाहर निकल कर आते हैं, उस बेसिस पे एक मॉडल बनाया गया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। हालांकि ये मॉडल पूरी तरह से कई चीज़ों को समझाने में सक्सेसफुली समझा नहीं पाया। इसके लिए फिर एक नया मॉडल आया जिसको अपन बोलते हैं बॉहर सेटअप मॉडल, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी मेंस की, उनके लिए है आपका रदरफोर्ड मॉडल में इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। केवल के की वैल्यू रखकर आप यू कैन डिटरमाइन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड न्यूक्लियर साइज ऑफ द मटेरियल। ओके, तो इन्हीं के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।